अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, रिकॉर्डिंग नंबर 27 के साथ फैसल यूनुस आपकी खिदमत में हाजिर है। चैप्टर नंबर 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। सबसे पहले लेक्चर से पहले प्यारे बच्चों, हमेशा की तरह आपके लिए एक छोटा सा मैसेज है कि आप ऑनलाइन स्कूल ऑनलाइन क्लासेस के जरिए आप अपने तालीमी बोर्ड्स के इम्तिहान में नुमाया मार्क्स हासिल कर सकते हैं। आप अपने पेरेंट्स को मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर पर जैसे आसानी हो हमारी तालीमी वीडियोस के जरिए तालीम हासिल करने के लिए दरख्वास्त करें। आप डेली 1 से 2 घंटे ऑनलाइन क्लासेस लें। इससे जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको सिलेबस का ना बर्डन होगा और आपके कंसेप्ट्स भी अच्छे होंगे इंशाल्लाह। आप हमारे प्लेटफॉर्म पर फ्री ऑफ कॉस्ट बगैर किसी फीस के आप ये ऑनलाइन तालीम हासिल कर सकते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पर तमाम सब्जेक्ट्स की तमाम क्लासेस की तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा रिकॉर्डिंग नंबर 27 हम स्टार्ट करते हैं। गैसियस स्टेट और लिक्विड स्टेट, ये दोनों स्टेट्स हम पढ़ चुके हैं, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। अगर और कुछ गैस लॉस थे गैसेस के, वो भी हमने डिस्कस किए हैं। और लिक्विड में हमने एवोपरेशन क्या होती है, बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, इन सबको डिटेल से डिस्कस किए। नाउ हम अपना सॉलिड स्टेट की तरफ आते हैं। हमारा जो टॉपिक है सॉलिड स्टेट के, सॉलिड के बारे में हमने डिस्कस करना है। इट इज द थर्ड स्टेट ऑफ मैटर, ये थर्ड स्टेट है मैटर की, विच हैज डेफिनेट शेप, इसकी क्या है, डेफिनेट शेप है और डेफिनेट वॉल्यूम है। क्यों सॉलिड की एक डेफिनेट शेप है कि हम उसकी हर सॉलिड को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये कौन सा सॉलिड है, क्योंकि उसकी एक डेफिनेट शेप होगी। और वॉल्यूम तो जाहिर सी बात है, जब मॉलिक्यूल्स इतने क्लोज हैं तो उसका डेफिनेट वॉल्यूम भी है। इन सॉलिड स्टेट the molecules are very close to one another and they are closely packed। सबसे बड़ी बात कि इन सॉलिड स्टेट में मॉलिक्यूल्स वेरी क्लोज होते हैं टू वन अनदर एंड दे आर क्लोजली पैक्ड। एक पैक्ड होते हैं, एक उसमें ना एक खास ऑर्डर में पैक्ड होते हैं मॉलिक्यूल। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की अगर हम बात करें, आर सो स्ट्रॉन्ग, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं that particles become almost motionless। गैसेस की बात की है तो आपने देखा वहां पर वो फ्री ऑफ मोशन होता है, इजीली गैस के मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं कंटिन्यूस मोशन। जब हमने लिक्विड्स की बात की तो लिक्विड्स में भी हमने देखा कि जो लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंटिन्यूस मोशन के अंदर होते हैं और वो इजीली मूव कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं सॉलिड्स की तो उसके जो मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स हैं वो ऑलमोस्ट मोशनलेस होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते। क्यों? इसकी रीजन है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। उनके अंदर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं कि वो उसे हिलने नहीं देती, वो मूव नहीं कर सकते। तो ये इसकी रीजन है कि द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर सो स्ट्रॉन्ग दैट पार्टिकल्स बिकम ऑलमोस्ट मोशनलेस, हेंस दे कैन नॉट डिफ्यूज। यहीं से हमने पता लगा है कि जब वो मूव नहीं कर सकते तो वो डिफ्यूज भी नहीं कर सकते। देखो ना, डिफ्यूजन के लिए खास प्रॉपर्टी थी कि मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह मूव करें। जब एक जगह से दूसरी जगह मॉलिक्यूल्स मूव ही नहीं करेंगे तो क्या डिफ्यूजन होगी? पॉसिबल है डिफ्यूजन? नहीं, डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम कहते थे कि गैसेस में डिफ्यूजन ज्यादा होती है क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स ज्यादा मूव करते हैं इजीली, जबकि लिक्विड्स के अंदर होती है डिफ्यूजन। अभी हमने इंक की मिसाल ली थी, लेकिन गैसेस से कम होती है। लेकिन जब हम सॉलिड्स की बात कर रहे हैं तो सॉलिड्स वो डिफ्यूजन हो ही नहीं सकती, वो डिफ्यूज नहीं कर सकते क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती है, वो इसको आसानी से तोड़ने के इसको आसानी से लूज नहीं करती। सॉलिड पार्टिकल्स पोजेसेस ओनली वाइब्रेशनल मोशन, सिर्फ उसके अंदर वाइब्रेशनल मोशन होती है। वाइब्रेशन कहते हैं सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं, अपनी जगह पर ये क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, सिर्फ अपनी जगह पर रहकर ये क्या कर सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं। तो अगर हम आपसे कहें कि सॉलिड्स के अंदर कौन सी मोशन पॉसिबल है तो आप कहोगे कि उस उनके अंदर वाइब्रेशनल मोशन क्या है, पॉसिबल है, उसके अलावा ये मूव नहीं करते।
ये देखो सॉलिड्स की बात करें, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन सॉलिड एंड, इसमें आप गैसेस की बात करें कितने दूर दूर मॉलिक्यूल्स हैं। लिक्विड्स में देखो तो कुछ क्लोज है, गैसेस के निस्बत ज्यादा क्लोज है, लेकिन सॉलिड्स में देखो पैक है, ये ऑर्डर एक खास ऑर्डर में पैक्ड है, कोई स्पेस नहीं है उनके दरमियान। तो अब ये बताओ मूव कैसे करेंगे, नहीं कर सकते ना, ये मूव करके ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये मूव करके कहाँ जाएगा, इसकी तो स्पेस ही नहीं है, कोई जगह ही नहीं है। तो ये क्या करते हैं, अपनी जगह पर सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं। तो ओनली सॉलिड्स के अंदर वाइब्रेशनल मोशन पॉसिबल। टिपिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात कर लें सॉलिड्स के अंदर, सॉलिड्स एग्जिबिट टिपिकल प्रॉपर्टीज few of which are discussed here। सबसे पहले है मेल्टिंग पॉइंट। सॉलिड्स की एक खास प्रॉपर्टी है वो है मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है सॉलिड, ठीक है। The solid particle possesses only vibrational kinetic energy। कि जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो पोजेसेस करते हैं ओनली वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, हमने अभी पढ़ा था, सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं उनके। तो उनके मॉलिक्यूल्स में कौन सी काइनेटिक एनर्जी होगी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। कौन सी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। व्हेन सॉलिड्स आर हीटेड, जब हम सॉलिड्स को हीट करें, देयर वाइब्रेशनल एनर्जी इंक्रीजेस, तो उनकी वाइब्रेशन एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज, and particles vibrate at their mean position with higher speed। अब ये मॉलिक्यूल्स हैं सॉलिड्स के, ये एक दूसरे के साथ अटैच है। अब जब हम सॉलिड को हीट कर रहे हो तो इनकी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ज्यादा। अब ये अपनी जगह पर ज्यादा वाइब्रेट करना शुरू हो जाता है, बहुत ज्यादा। किसकी वजह से, क्योंकि हमने उसे हीट की। अब ये मूव तो कर नहीं सकते, लेकिन इन्होंने क्या करना है, अपनी जगह पर ज्यादा वाइब्रेट करनी है, इनकी वाइब्रेशन एनर्जी ज्यादा हो जाती है। if the heat is supplied continuously, अगर हम इसको मुसलसल इन मॉलिक्यूल्स को हीट देते रहें तो इनकी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा होती जाएगी। आज स्टेज रीचेस, ऐसी स्टेज आ जाती है at which the particles have their fixed position and then become mobile। ऐसी स्टेज आ जाती है जब ये जो मॉलिक्यूल्स है ये अपनी जो फिक्स पोजीशन है इसे छोड़ देते हैं, क्योंकि इनकी वाइब्रेशन इतनी ज्यादा होती है कि ये अपनी जगह छोड़ देते हैं और ये क्या हो जाते हैं, मोबाइल हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, अब ये मूव करने लग जाएंगे। एट दिस टेम्परेचर सॉलिड मेल्ट, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, सॉलिड मेल्ट हो जाता है। तो मेल्टिंग पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, कि ऐसा पॉइंट जहां पर सॉलिड के मॉलिक्यूल्स अपनी पोजीशन छोड़ दें और मोबाइल हो जाए, यानी फ्रीली मूव करना शुरू हो जाए। यानी आर स्टेज रीचेस एट विच द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स पोजीशन, पार्टिकल्स अपनी फिक्स पोजीशन क्या करते हैं, लीव कर देते हैं बच्चों, एंड देन बिकम मोबाइल, और फिर वो क्या कहते हैं, फ्रीली मूव करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये उस कंडीशन में होगा जब ज्यादा टेम्परेचर देंगे और मुसलसल देते रहेंगे, तो फिर उनकी जो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो भी ज्यादा बढ़ती जाएगी, इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो अपनी जगह छोड़ देंगे। The temperature at which the solid starts melting, ऐसा टेम्परेचर जिस पर सॉलिड क्या होना हो जाए, पिघलना शुरू हो जाए। जैसे अब बर्फ है ना, बर्फ को आपने देखा होगा, थोड़ी देर अगर आप इसको रख दें ऐसे ही ओपन में तो आपने देखना शुरू हो गया ये पिघलना शुरू हो जाती है बर्फ, ठीक है। तो when the solid start melting and coexist in dynamic equilibrium with liquid state is called melting point। तो ये melting point की कोई डेफिनेशन है, the temperature, ऐसा टेम्परेचर at which the solid start melting, जहां पर सॉलिड पिघलना शुरू हो जाए, and coexist in dynamic equilibrium with liquid state, और ये किसके साथ इक्विलिब्रियम बना ले, सॉलिड के साथ, यानी ये बना ले सॉलिड के साथ इक्विलिब्रियम, सॉलिड से कन्वर्ट होना शुरू हो जाए लिक्विड में, और इसी तरह मीन वाइल हम लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये इक्विलिब्रियम हो जाती है, यानी सॉलिड लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड में। तो ऐसा पॉइंट क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग एंड कोएग्जिस्ट, यानी एक ही फॉर्म में रहता है, यानी कोएग्जिस्ट एक ही हम कह सकते हैं उसको एग्जिस्ट कर सकता है इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में किसके साथ, विद लिक्विड स्टेट, यानी सॉलिड लिक्विड के साथ डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहता है, उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन है मेल्टिंग पॉइंट की, ये आपने देख लिया कैसे
तो ये डेफिनेशन मेल्टिंग पॉइंट क्या देख लें, यानी ऐसा पॉइंट होता है जहां पर सॉलिड का हो पिघलना शुरू हो जाए, सॉलिड क्या हो जाए, पिघलना शुरू हो जाए। तो सॉलिड पूरा नहीं पिघला, पिघलना शुरू हो जाए तो दो स्टेट आ जाएगी, सॉलिड भी होगा वो और पिघलना शुरू हुआ है तो वो लिक्विड भी होगा। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कोएक्सिस्ट डायनामिक इक्विलिब्रियम। पिघला नहीं है, बिल्कुल नहीं, लिक्विड नहीं बन रहा, अभी पिघलना शुरू हो गया तो वो सॉलिड भी मौजूद है और अब किसमें भी बदलना शुरू हो गया, लिक्विड में। तो इसलिए हम इसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। द आयोनिक एंड कोवलेंट सॉलिड्स मेक नेटवर्क स्ट्रक्चर टू फॉर्म मैक्रोमोलेक्यूल। जो आयनिक एंड कोवलेंट सॉलिड है वो नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। सो ऑल सच सॉलिड हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। जितना ज्यादा नेटवर्क होगा, जितना ज्यादा बॉन्डिंग होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, उतना ज्यादा हमें टेम्परेचर देना पड़ेगा कि उनके अंदर वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी बढ़े, इतनी बढ़े कि वो मॉलिक्यूल्स अपनी जगह छोड़ दें। तो इसलिए उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होगा, वो हाई टेम्परेचर पर जाकर पिघलना शुरू होगा। मेल्टिंग पॉइंट क्लियर, ये देखिए बर्फ है, ये पिघलना शुरू हो रही है, तो ये इसका कौन सा पॉइंट होगा, मेल्टिंग पॉइंट। अब इसमें ये सॉलिड फॉर्म में भी मौजूद है और पिघलना शुरू हो रहा है, तो ये लिक्विड फॉर्म में भी मौजूद है। तो इसलिए हम कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, जिसमें सॉलिड भी और लिक्विड भी। ये मेल्टिंग पॉइंट है जिस पॉइंट पर पिघलना शुरू हो गया। आगे चलते हैं, रिजिडिटी एक और प्रॉपर्टी है सॉलिड्स की, रिजिडिटी कहते हैं हार्डनेस, सख्तनेस, सख्ती जो होती है। द पार्टिकल ऑफ सॉलिड्स आर नॉट मोबाइल, ये अभी हमने पढ़ लिया, वो मोबाइल नहीं होते, फ्री फॉर्म में नहीं होते, वो तो कोई हम हाई टेम्परेचर दें तो जब जाके वो मोबाइल फॉर्म में होते हैं। वैसे अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर पर वो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, नॉट मोबाइल होते हैं। दे हैव फिक्स पोजीशन, उनकी फिक्स पोजीशन होती है, एक ऑर्डर होता है, खास तरतीब में वो अटैच होते हैं। Therefore solids are rigid in their structure। तो solids क्या होता है, ज्यादा rigid होते हैं। एक वो अब डेंसिटी की बात कर लें तो नाम से जाहिर हो गया होगा कि आपने पीछे भी पढ़ा है कि एटम्स ज्यादा क्लोज है, मॉलिक्यूल ज्यादा क्लोजली पैक्ड है, तो उनकी डेंसिटी ऑटोमेटिकली क्या होगी, ज्यादा होगी। सॉलिड्स आर डेंसर देन लिक्विड्स। सॉलिड्स क्या होते हैं, डेंसर होते हैं लिक्विड्स के, लिक्विड से एंड गैसेस, because solid particles are closely packed and do not have empty spaces between their particles। वो कहते हैं solids are denser होते हैं than liquids से and gases, because solid particles are closely packed do not have empty space। क्योंकि डेंसिटी का मतलब ये होता है कोई एम्प्टी स्पेस ना हो, जितनी ज्यादा कोई एम्प्टी स्पेस नहीं होगी तो हम कहेंगे वो चीज ज्यादा डेंसिटी रखती है। तो सॉलिड्स के अंदर कोई एम्प्टी स्पेस होती नहीं है, मॉलिक्यूल्स और एटम्स क्लोजली पैक्ड होते हैं। Therefore they have the highest densities among the three states of matter। इसलिए हम कहते हैं कि सॉलिड्स की जो डेंसिटी है सबसे ज्यादा है, सो गैसेस से भी और लिक्विड से भी। फॉर एग्जांपल the density of aluminium है 2.70 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। किसकी, एल्यूमिनियम की। आयरन की है 7.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कितनी ज्यादा हाई डेंसिटी है। वाटर की हमने 1 देखी थी, लिक्विड की। तो गोल्ड की देखो, सोने की 19.3 ग्राम पर सेंट, तो हाईएस्ट डेंसिटी है। जबकि हमने वाटर की देखी थी 0.001, वाटर की एयर की देखी थी 0.001 और वाटर की 1 पॉइंट देखी थी। अब खुद देख लो, एल्यूमिनियम की है 2.70, आयरन की 7.86 और 19। अब है टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स कितने टाइप्स हैं। पहले ही टाइप्स है एमोर्फस सॉलिड्स। एमोर्फस इस तरह के सॉलिड होते हैं जिनकी शेप कोई डेफिनेट शेप ना हो, ठीक है, वो कहलाता है एमोर्फस सॉलिड। एमोर्फस मींस शेपलेस, यानी जिसकी कोई खास शेप ना हो। अभी मैंने जो बनाया था इस तरह का कुछ सॉलिड हो जिसकी कोई खास शेप ना हो। सॉलिड्स इन विच द पार्टिकल्स आर नॉट रेगुलरली अरेंज। जब खास शेप नहीं है तो उनके पार्टिकल रेगुलरली अरेंज नहीं है, कुछ पार्टिकल इनके साथ अरेंज है तो कुछ इस वाले इसमें, तो इस तरह खास अरेंज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये क्यूब होता तो ये खास शेप है, तो मॉलिक्यूल्स एक खास फॉर्म में अटैच होते एक दूसरे के साथ। तो solids in which the particles are not regularly arranged
और देयर रेगुलर शेप्स आर डिस्ट्रॉयड आर कॉल्ड अमॉर्फस सॉलिड्स। ये अमॉर्फस सॉलिड्स की डेफिनेशन है, बोर्ड के पेपर्स में आ जाता है। तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, या अमॉर्फस सॉलिड्स को डिफाइन करें। तो ये आपने डेफिनेशन याद करनी है कि सॉलिड्स इन विच द पार्टिकल्स are not regularly arranged or their regular shapes are destroyed are called amorphous solid. They do not have sharp melting point. उनका melting point sharp नहीं होता। इनके शार्प मतलब हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। प्लास्टिक इसकी एग्जांपल है, प्लास्टिक हो गई, रबर हो गई, एंड इवन ग्लास। ग्लास जो आपने देखा होगा वो भी अमॉर्फस सॉलिड, उसकी भी कोई खास शेप नहीं है, वो तो हम उससे बाद में कटिंग करके या उसको खास शेप में डालते हैं। लेकिन जब आप रफ ग्लास देखते हो तो उसकी कोई खास शेप नहीं होती। As they do not have any sharp melting point. इसी तरह amorphous solids की में एक फर्क होता है कि amorphous solids का sharp melting point नहीं होता, sharp melting point नहीं होता। क्रिस्टलाइन सेकंड फॉर्म है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्रिस्टल से निकला है। सॉलिड्स इन विच पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन डेफिनेट थ्री डायमेंशनल पैटर्न। सोडियम क्लोराइड का आपने वो जो देखा होगा स्ट्रक्चर, तो आपने देखा होगा ना क्यूब के बॉक्स में मैंने दिखाया था, तो थ्री डायमेंशनल में खास उसके एटम्स अरेंज हुए पड़े थे। तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स दूसरी टाइप है। इसमें क्या होता है, solids in which the particles are arranged in a definite three dimensional pattern, कि जो एटम्स होते हैं वो डेफिनेट पैटर्न एक खास ऑर्डर में क्या होता है अरेंज होता है और इन थ्री डायमेंशनल 3D फॉर्म के अंदर पैटर्न में मौजूद होते हैं। आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। दे हैव डेफिनेट सरफेसेस, उनकी डेफिनेट सरफेस होती है और फेस होता है, ठीक है, यानी अप फेस होता है, डाउन लेफ्ट, ये भी। Each face has definite angle, हर फेस पे एक definite angle होता है। With the other they have sharp melting points. Example of crystalline solids है diamond। diamond आपने लफ्ज सुना होगा diamond, और सेकंड मैंने अभी आपको बताई थी सोडियम क्लोराइड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कौन से हैं, सॉलिड्स इन विच पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट थ्री डायमेंशनल पैटर्न आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। They have definite surfaces और faces, और हर फेस का specific angle होता है। They have sharp melting points. Example of crystalline solids are diamond and sodium chloride. जबकि amorphous solid में था ग्लास वगैरह, प्लास्टिक, रबर। एलोट्रॉपी की बात करते हैं। एलोट्रॉपी एक और प्रॉपर्टी है सॉलिड्स की, होती क्या है ये, एलोट्रॉपी the existence of an element in more than one form is in same physical state is called allotropy। यानी एक एलिमेंट एक से ज्यादा फॉर्म के अंदर पाया जाता हो तो वो क्या कहलाता है, एलोट्रॉपी कहलाता है। यानी मिसाल के तौर पर एक एलिमेंट इस शेप में पाया जा रहा है, एक एलिमेंट, और एक एलिमेंट इस फॉर्म में पाया जा रहा है। अब एलिमेंट एक है, इन दोनों की क्या है, फॉर्म डिफरेंट है। ये क्यूब फॉर्म के अंदर पाया जा रहा है, ये सर्कल में, लेकिन ना एलिमेंट एक है। उस प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देते हैं, एलोट्रॉपी। द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट का एग्जिस्टेंस इन मोर देन वन फॉर्म, एक से ज्यादा फॉर्म्स के अंदर, इन सेम फिजिकल स्टेट, एक ही स्टेट हो, सॉलिड है तो सॉलिड ही हो, इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी इज ड्यू टू, एलोट्रॉपी किस वजह से हो सकता है, यानी एक एलिमेंट दो फॉर्म में क्यों पाया जाएगा, the existence of two or more kinds of molecules, किसकी, दो या दो से ज्यादा काइंड के मॉलिक्यूल्स की वजह से, of an element each having definite number of atoms such as electrons of oxygen है ऑक्सीजन and ओजोन। वो कहता है डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स की बेस पे भी ये क्या कहते हैं, डिफरेंट हो जाता है, इनके मॉलिक्यूल्स डिफरेंट। अब ऑक्सीजन में कितने मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, ऑक्सीजन 2, ओजोन 3 में 3 मॉलिक्यूल हैं, तो इसकी शेप कुछ और है, फॉर एग्जांपल तो इसकी शेप कुछ और है। तो ये वो कह रहा है कि अगर टू और मोर काइंड्स के मॉलिक्यूल्स आ जाए तो इसकी वजह से भी एलोट्रॉपिक फॉर्म पाई जाती है। दोबारा, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ टू और मोर एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन अ क्रिस्टल ऑफ द एलिमेंट। अब उन सेम एलिमेंट है लेकिन उनके अंदर एटम्स की अरेंजमेंट क्या है, डिफरेंट है, उस वजह से भी हम क्या कह सकते हैं, एलोट्रॉपी हो सकती है। जैसे सल्फर की मिसाल दे रहा है, सल्फर शोज एलोट्रॉपी ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल S8 इन द क्रिस्टल।
सल्फर क्या कहता है, डिफरेंट एलोट्रॉपी शो करता है, जिस वजह से डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल S8 के जो मॉलिक्यूल हैं उनकी डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से वो क्या कहलाता है, एक से ज्यादा फॉर्म शो करता है। तो ये एलोट्रॉपी है कि एक तो डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल हो सकते हैं और दूसरा है कि डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स हो सकती है। आगे हेलोट्रॉपी की है, दे ऑलवेज शो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी बट हैव सेम। एलोट्रॉपी, एक एलिमेंट की दो फॉर्म मौजूद हैं तो याद रखना उनकी केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम है क्योंकि एलिमेंट सेम है, लेकिन उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट है। जैसे कार्बन डायमंड में भी पाया जाता है फॉर्म में और ग्रेफाइट की फॉर्म में भी। तो एक एलिमेंट है कार्बन लेकिन दो अलग डिफरेंट फॉर्म्स हैं, तो याद रखना कि उनकी डायमंड की प्रॉपर्टी फिजिकल अलग होगी और ग्रेफाइट की फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होगी। जो डायमंड होता है उसका मेल्टिंग और जो पॉइंट है वो सबसे ज्यादा होता है, ग्रेफाइट का कम। देखो एलिमेंट एक है लेकिन एक ग्रेफाइट है एक डायमंड है, दो डिफरेंट फॉर्म्स में वो पाए जा रहे हैं, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, फिजिकल डिफरेंट होती है। अच्छा, allotropes of solids have different arrangement of atoms in space at a given temperature। वो कहते हैं जो allotropes होते हैं solids के have different arrangement of atoms होती है space at a given temperature, जो temperature दिया गया। The arrangement of atoms also change with the change। For example, एक खास शेप है उसके में एटम्स की तरतीब अलग दी हुई है, एक खास तरतीब दी हुई उसको, तो एक खास टेम्परेचर पर उसकी तरतीब ये। अब मैं उसका टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ तो इसकी एटम्स की अरेंजमेंट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, यही चीज बताना चाहते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ एटम आल्सो चेंज विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड न्यू एलोट्रॉपिक फॉर्म इज प्रोड्यूस। तो नई फॉर्म क्या हो जाएगी, प्रोड्यूस हो जाएगी। द टेम्परेचर एट विच, ऐसा टेम्परेचर which one allotrope changes into another is called transition temperature। यानी ऐसा टेम्परेचर कि वन एलोट्रोपिक जो फॉर्म है वो दूसरी में तब्दील हो जाए, वो कौन सा टेम्परेचर कहलाता है, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन कहते हैं तब्दीली। यानी मैं आपसे कहूँ ट्रांजिशन टेम्परेचर कौन सा, तो आप कहोगे सर ऐसा टेम्परेचर जिस पर वन एलोट्रोपिक फॉर्म, वन एलोट्रोप चेंज हो जाए दूसरी फॉर्म के अंदर, तो वो कौन सा टेम्परेचर होगा, ट्रांजिशन। The temperature at which one allotrop यानी one form of element changes into another, दूसरी फॉर्म के अंदर चेंज हो जाए, is called transition temperature। For example, transition temperature of sulfur है 96 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 96 डिग्री सेंटीग्रेड अगर सल्फर को मैं हीट करूं तो ये दूसरी फॉर्म के अंदर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। Below this temperature rhombic form is stable, यानी 96 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे कौन सी फॉर्म है, रोम्बिक फॉर्म। कौन सी फॉर्म, रोम्बिक। इफ रोम्बिक फॉर्म इज हीटेड, अब अगर मैं 96 से ज्यादा करूं, हीट करूं 96 से ऊपर, इट्स मॉलिक्यूल रीअरेंज देमसेल्फ टू गिव मोनोक्लिनिक फॉर्म। यानी 96 टेम्परेचर से नीचे है तो कौन सी फॉर्म है सल्फर की, रोम्बिक फॉर्म। मैं आर लिख देता हूं। और अगर 96 से मैं टेम्परेचर ज्यादा करूं तो इसके बाद कौन सी फॉर्म आएगी, मोनोक्लिनिक फॉर्म। ये भी सल्फर है, रोम्बिक फॉर्म, मोनोक्लिनिक भी एक सल्फर है, लेकिन ये रोम्बिक एक पहले दूसरी फॉर्म है और मोनोक्लिनिक दूसरी फॉर्म है। तो ये 96 डिग्री सेंटीग्रेड एक कौन सा टेम्परेचर होगा, ट्रांजिशन। यानी 96 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा टेम्परेचर है, अगर इसके बाद आगे जाए तो फॉर्म क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जैसे S8 रोम्बिक फॉर्म में है तो S8 मोनोक्लिनिक। 96 डिग्री सेंटीग्रेड ट्रांजिशन, अगर मैं S8 को जो रोम्बिक फॉर्म के अंदर मौजूद है सल्फर, उसको 96 से ज्यादा हीट करूं तो वो किस में तब्दील हो जाएगा, मोनोक्लिनिक। इसी तरह फास्फोरस व्हाइट है, ये भी एक उसकी एलोट्रॉपिक फॉर्म है P4। अगर मैं 250 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव हाई हीट करूं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड फास्फोरस में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड फास्फोरस में। इसी तरह टिन है वो जो ग्रे क्यूबिक फॉर्म के अंदर मौजूद है, अगर मैं 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हीट करूं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, व्हाइट टेट्रागोनल। एलिमेंट एक है, उनकी फॉर्म्स डिफरेंट है, उनकी फॉर्म्स चेंज हो रही है, किस वजह से, टेम्परेचर की वजह से। व्हाइट फास्फोरस इज वेरी रिएक्टिव, व्हाइट फास्फोरस क्या कर रहा है, वो रिएक्टिव है।
पॉइजनस है एंड वैक्सी सॉलिड होता है। इट एग्जिस्ट एज टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट होता है? टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। व्हाइल रेड फास्फोरस इज लेस रिएक्टिव, जो रेड फास्फोरस है वो लेस रिएक्टिव है, नॉन पॉइजनस एंड ब्रिटल पाउडर। लास्ट हमारा जो है वो हम देखते हैं क्यूरिंग विद साल्ट टू प्रिवेंट मीट, कि कुछ एंड में आपको लास्ट टॉपिक दिया हुआ है कि क्यूरिंग विद साल्ट टू प्रिवेंट मीट, कि हम साल्ट के जरिए मीट को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। टेबल साल्ट इज मोस्ट इंपोर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर क्यूरिंग मीट एंड इज यूज्ड इन लार्ज क्वांटिटी, यानी हम गोश्त को महफूज करने के लिए अक्सर साल्ट उस पर लगा देते हैं जिससे उसकी वो क्योर हो जाता है। तो टेबल साल्ट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ क्यूरिंग मीट एंड इज यूज्ड इन लार्ज क्वांटिटीज। साल्ट किल्स, साल्ट क्या करता है? साल्ट किल्स एंड इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया। इसका फायदा ये होता है कि जो साल्ट होता है वो किल करता है और इनहिबिट ग्रोथ ऑफ प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया को किल करता है और उनकी ग्रोथ को भी क्या करता है? रोकता है, इनहिबिट्स रोकना। बाय ड्राइंग वाटर आउट ऑफ द मीट, किससे? साल्ट क्या करता है? जितना भी वाटर होता है उसके अंदर मीट के अंदर वो डिसॉल्व कर लेता है, जिससे क्या होता है? बैक्टीरिया वगैरह जो भी है उनकी प्रिवेंशन हो सकती है। कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट अप टू 20%, 20% के कंसंट्रेशन आर रिक्वायर्ड टू किल मोर स्पीशीज ऑफ अनवांटेड, यानी 20% साल्ट की कंसंट्रेशन चाहिए होती है अनवांटेड बैक्टीरिया को किल करने के लिए। Once properly salted, अगर जब हम properly salt लगाते हैं, the meat contains enough salt to prevent the growth of many undesirable microbes. तो वो इतना नमक हो जाता है कि वो गोश्त के अंदर जो भी बैक्टीरिया जर्म्स होंगे वो उसको इजीली किल कर सकता है। तो ये एक उसका है बेनिफिट। अच्छा, चेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एज द साइंस प्रोग्रेस, वो कहता है जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की है इंस्ट्रूमेंट चेंज हो गए। पहले कुछ और आलात थे साइंस से, अब देखो कुछ और नई नई एडवांसमेंट आ रही है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। तो कहता है देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स टू बी कंसीडर, कहता है बहुत से जाविये जो कंसीडर किए जा सकते हैं अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, के इंस्ट्रूमेंट के फंक्शनिंग के बारे में। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन इज डिटरमाइंड बाय ह्यूमन सेंसरी सिस्टम, ये जो साइंटिफिक की जो मुशाहिदात है, साइंस मुशाहिदात, वो डिटरमाइंड बाय ह्यूमन सेंसरी सिस्टम, ह्यूमन से ही वो डिटरमाइन किए गए। इट जनरली रिलाइज ऑन द इंस्ट्रूमेंट, जो कि इंस्ट्रूमेंट पर रिलाइज होता है। दैट सर्व एज मेडिएटर, जो सर्व करते हैं मेडिएटर्स बिटवीन द वर्ल्ड एंड द सेंसेस, किस किस के दरमियान? वर्ल्ड एंड सेंसेस। Thus instruments can be considered as a reinforcement of senses, इसलिए हम कह सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट क्या कंसीडर होता है? रेनफोर्समेंट ऑफ सेंसेस। दे प्रोवाइड अ ग्रेट कैपेसिटी फॉर इंक्रीजिंग द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इंस्ट्रूमेंट से क्या होता है? एक तो इंसान की जो सोचने समझने या मुशाहिदात की जो कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज होती है, एक्यूरेसी आती है, इंस्ट्रूमेंट अच्छा होगा तो रिजल्ट अच्छे आएंगे। एंड मेकिंग इंडक्शन प्रोसेसेस इजियर, और क्या होगा कि जो एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे वो ज्यादा इजीली हो जाएगा। Furthermore, scientific instruments constitute a major factor in checking, वो कहता है साइंटिफिक जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो constitute a major factor in checking, refuting और changing, कि हम ज्यादा तौर पे अच्छे रिजल्ट चेक कर सकते हैं। कोई पिछला जो एक्सपेरिमेंट है जो नहीं किया उसके बारे में हम देख सकते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट गलत है या सही है। तो बेसिकली इसको जस्ट रीड कर लेना है, याद करने की इसको जरूरत नहीं। मेन चीज आपने ये पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ अमोर्फस सॉलिड, फिर एलोट्रॉपी है। एलोट्रॉपी अच्छी तरह देखना कि सिंपल है, एक फॉर्म का दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होना वो किस टेम्परेचर पे होता है? ट्रांजिशन टेम्परेचर। और एलोट्रॉपी होती क्या है कि एक एलिमेंट का एक से ज्यादा फॉर्म में मुश्तमिल होगा, वो क्या कहलाता है? एलोट्रॉप। ठीक है, ये बाकी इसकी हमने आज प्रॉपर्टीज देखी, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या, ये मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट चीज सॉलिड्स का पिघलना। ये हमारा आज का टॉपिक था, ये हमारी एक्सरसाइज हो गई है। चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट है, सिर्फ एक्सरसाइज बचती है। हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज देखेंगे, सॉल्व एक्सरसाइज देखेंगे। आपने बस ये ख्याल रखना है कि जो मैंने जो न्यूमेरिकल्स बताए थे
एक बॉयल्स लॉ से रिलेटेड, एक चार्ल्स लॉ। आपकी एक्सरसाइज में मोस्टली वही क्वेश्चंस है, तो जब आपको वो फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। बॉयल्स लॉ का कौन सा था, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। चार्ल्स लॉ का क्या था कि V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। यही फॉर्मूला से हमने क्या करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, और वही फॉर्मूला से हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। जब आपको एग्जाम्पल ही क्लियर नहीं होंगी, जब आपको ये चीजें क्लियर नहीं होंगी, फॉर्मूला ही नहीं पता होगा कि बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला क्या था, बॉयल्स लॉ की फाइनल इक्वेशन क्या थी, चार्ल्स लॉ की फाइनल इक्वेशन क्या थी, तो आप नहीं कर सकते। इसलिए आप अच्छी तरह उसे देखें। कल हम जब लेक्चर लेंगे एक्सरसाइज का तो उसमें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।